नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर जहां हम NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की पूरी तैयारी करेंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप यानी इन्वेस्टमेंट की दुनिया। इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में लगभग 8% का है, मतलब आपको 8 क्वेश्चन डायरेक्टली इस चैप्टर से आएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है एक पूरा परिवेश, एक पूरा नक्शा। तो यहाँ हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया कैसी दिखती है, उसके सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, हम इन्वेस्ट क्यों करें, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, एसेट क्लासेस क्या होते हैं, इक्विटी, डेट, रियल एसेट या कमोडिटीज़, रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं, एसेट एलोकेशन क्या होता है और फाइनली बिहेवियरल बायसनेस को भी हम समझेंगे। यानी हमारा पूरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो डिटेल में समझते हैं इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले समझते हैं सेविंग क्या है। सेविंग वो पोर्शन होता है जो आप अपनी इनकम में से बचाते हो, जो अपने कंजम्पशन नहीं किया है। सिंपली भाषा में समझें तो जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो सेविंग है। सेविंग यूजुअली रखते हैं हम अपने सेफ जगहों पे, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, जहाँ पे हमारे को रिस्क बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन रिटर्न भी साथ के साथ कम देखने को मिलती है। सेविंग का मेन पर्पस क्या होता है? सेविंग का मेन पर्पस हमारा होता है शॉर्ट टर्म नीड्स या इमरजेंसी के लिए पैसा रेडी रखना, जिससे कि कभी आपकी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आए या कोई अर्जेंट खर्चा आ जाए तो आप सेविंग को इस्तेमाल करके उसकी नीड पूरी करा सकते हैं। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपनी सेविंग को किसी ऐसी जगह पे लगाते हो ताकि वो टाइम के साथ ग्रो करे और एक रिटर्न भी जनरेट करके दे। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल एसेट में, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या रियल एस्टेट, साथ के साथ गोल्ड्स या कमोडिटीज में। इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस होता है वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना। अब बात करते हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। जब हम अपने सपनों और ऑब्जेक्टिव को एक स्पेसिफिक अमाउंट और टाइम लाइन देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक फाइनेंशियल गोल। जैसे आपने सोचा आप अपनी रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास अभी 3 साल है। या आपका बच्चा जो MBA करना चाहता है वो 15 साल बाद करेगा, जिसके लिए आपको 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं जो कि आप 10 साल बाद खरीदेंगे, जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो ये सब एक फाइनेंशियल गोल्स हैं। इनके लिए आज से इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी होगी और वो है इन्फ्लेशन। अब समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीजें महंगी हो जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती हैं, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन पैसों की परचेजिंग पावर को कम कर देती है, यानी आज जो 100 रुपए में चीज खरीद पा रहे हैं कल वो 100 में नहीं मिल पाएगी। एक एग्जांपल से समझे तो जो चीज हम 2010 में सिर्फ 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज वही चीज खरीदने के लिए हमारे को 180 रुपए देना पड़ता है। ये क्यों? ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से। तो जब भी आप फाइनेंशियल गोल्स प्लान कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें इन्फ्लेशन को। तो मान लो आज एक MBA डिग्री की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, राइट? और एजुकेशन में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8% का है और टाइम होराइजन 15 साल का है, क्योंकि अभी आपका बच्चा सिर्फ 3 साल का है। तो यही MBA डिग्री की कॉस्टिंग आज से 15 साल बाद लगभग 32 लाख रुपए के आसपास आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आज 10 लाख का गोल है वो 15 साल बाद हमें 32 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से। अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखें जो 5 से 6% रिटर्न दे रहा है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरत है इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने की, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हिस्टोरिकली आपको 10 to 15% का रिटर्न देते हैं। तो अब बात करते हैं फैक्टर्स टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट्स की। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इवेलुएट करते हैं। इन्हें
आप याद कर लो, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। पहला सेफ्टी, यानी कि कैपिटल की सिक्योरिटी कितनी है, क्या आपका पैसा सेफ है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स एफडीज में सेफ्टी ज़्यादा होती है, शेयर्स में कम होती है। दूसरा लिक्विडिटी, यानी कि कितनी आसानी से इन्वेस्टमेंट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, रियल एस्टेट में बहुत ही कम देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट जो है रिटर्न्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट या गेन मिलेगा। रिटर्न जो होता है वो एज अ इंटरेस्ट, एज अ डिविडेंड या कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। फोर्थ की बात करी जाए कन्वीनियंस, यानी कि कितनी आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसको कितनी आसानी से मैनेज कर सकते हो या कितनी आसानी से आप उसमें रिडम्पशन इनिशिएट कर सकते हो। फिफ्थ जो कि है टिकट साइज, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, ये डिसाइड करता है कि हम किस क्लाइंट के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट पिच कर रहे हैं। सिक्स टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कि जो हमारी कमाई हो रही है उस पर हम क्या टैक्स पे कर रहे हैं। सातवां टैक्स डिडक्शन, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट या जो भी इन्वेस्टमेंट हमने इनिशिएट करवाई हुई है उस पर किस तरीके का डिडक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ELSS, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, जहाँ पे हमारे को सेक्शन 80C के अंदर में टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो ये सातों फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुटेबल किस तरीके से है, किस फैक्टर्स को इवेलुएट करके आप इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर रहे हो। अब बात करते हैं एसेट क्लास। एसेट क्लास क्या होता है? एसेट क्लास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं जो मार्केट में सिमिलर तरह बिहेव करते हैं और जिन्हें सेम लॉज और रेगुलेशंस गवर्न करती हैं। हर एसेट क्लास की अलग अलग रिस्क, रिटर्न्स और लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन्वेस्टर डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट कर सकता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं जमीनों में, घर में या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। ये इलिक्विड होता है, मतलब जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के ही इनिशिएट करते हैं ट्रांजैक्शन। इसमें जो रिटर्न्स मिलता है वो रेंटल इनकम से और प्रॉपर्टीज की प्राइस एप्रिसिएशन से मिलता है। इसके लिए आपको हाई कैपिटल चाहिए होता है और लीगल रेगुलेटरी रिस्क भी आपको इसमें देखने को मिलती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रियल एस्टेट में लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ब्रोकरेज रजिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ज़्यादा होती है, जो क्या करती है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। इसलिए रियल एस्टेट में नेट रिटर्न ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से लोअर देखने को मिलती है। अगले एसेट क्लास की बात करी जाए जो कि है कमोडिटीज एंड फिक्स्ड इनकम। कमोडिटीज में आते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक मिर्च, मसाले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल और मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, मतलब जब मार्केट गिरती है या अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रिफर करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं फिजिकली तौर पे या ETFs के थ्रू। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि RBI इशू करती है। कमोडिटीज प्राइस ग्लोबली फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डिमांड बढ़ गई, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए या करेंसी में मूवमेंट्स आ गए। तो गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क के अगेंस्ट एक हेज के काम आता है। अब फिक्स डिपॉजिट की बात करी जाए तो फिक्स डिपॉजिट इनकम्स में आते हैं बैंक FDs, बॉन्ड्स, PPFs और डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है। जनरली इसका रिस्क इक्विटी से कम होता है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है या जिनका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म के लिए है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं अगले एसेट क्लास की जो कि है इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डिंग इक्विटी में आप किसी कंपनीज के शेयर होल्डर्स बन जाते हो डायरेक्टली स्टॉक खरीद कर या इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। रिटर्न्स भी मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन से भी आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है, शेयर प्राइस बढ़ने से और डिविडेंड के थ्रू भी आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें मार्केट रिस्क और वॉलेटिलिटी होता है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब समझते हैं रिटर्न क्या होता है। रिटर्न वो गेन या लॉस है जो इन्वेस्टमेंट से मिलता है। इसमें आता है इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। रिस्क वो पॉसिबिलिटी होती है जिसमें पैसा डूब जाए या एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न मिले, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है।
रिस्क का मेन टाइप है मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। इन्हें हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब समझते हैं नॉमिनल रेट या रियल रेट रिटर्न क्या होता है एसेट क्लास कंपैरिजन के लिए। नॉमिनल रेट वो होता है जो रिटर्न जो इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं करता है या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके नहीं दिखाता है। वहीं रियल रेट ऑफ रिटर्न नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन होता है। अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो इन्वेस्टर पॉजिटिव रियल रेट में अर्न कर रहा है। अगर रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो नेगेटिव रियल रेट रिटर्न है, यानी परचेजिंग पावर घट रही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करी जाए, मान लीजिए एक एफडी है जो 7% रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन 8% है, तो रियल रिटर्न यहाँ पे आपका -1% है। अब एसेट क्लास कंपैरिजन की बात करी जाए, इक्विटी जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 to 15% देखने को मिलती है, तो वहीं पे रिस्क भी यहाँ पे हायर साइड देखने को मिलता है। अगला फिक्स डिपॉजिट की बात करी जाए तो यहाँ पे 5 to 7% पर एनम के आसपास देखने को मिलेगा, बट रिटर्न स्टेबल होगा, रिस्क कम होगा, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होगा। वहीं रियल एस्टेट की एक्सपेक्टेड 7 to 10% इलिक्विड रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिटर्न जो होगा वो डिपेंड करेगा रियल एस्टेट जहाँ पे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 7 to 10% पर एनम देखने को मिलेगा, ये इलिक्विड इन नेचर होता है। रिटर्न जो है वो फॉर्म ऑफ रेंट या प्राइस एप्रिसिएशन पे आपको देखने को मिलेगा। अब कमोडिटीज की बात करी जाए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 4 to 8% पर एनम देखने को मिलता है। वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। गोल्ड ऑफन यूज फॉर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता तो है, बट साथ के साथ वहाँ पे रिस्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं फिक्स्ड इनकम में स्टेबिलिटी है बट रिटर्न भी कम देखने को मिलता है। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क और इसके टाइप्स। पहले समझते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। बेसिकली इन्फ्लेशन रिस्क ये रिस्क है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट के रियल वैल्यू कितनी कम हो गई है। इन्फ्लेशन पैसों की परचेजिंग पावर को इरोड करता है, यानी वही पैसा कल में कम चीजें खरीद पाएगा। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, लेकिन अगर उसी पीरियड में इन्फ्लेशन 8% है तो इन्वेस्टर को रियल रिटर्न नेगेटिव मिलेगा, यानी कि -1% मिलेगा। वो टेक्निकली रिटर्न कमा तो रहा है लेकिन एक्चुअल परचेजिंग पावर में वो घटते जा रहा है। दूसरे रिस्क की बात करी जाए जिसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। लिक्विडिटी रिस्क वो रिस्क है जब इन्वेस्टमेंट जल्दी कैश में कन्वर्ट करनी हो और उस टाइम पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन कैश नहीं कर पाए। ये जनरली आपको रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ओपन एंडेड फंड्स में आप किसी भी वर्किंग डेज पे रिडम्पशन इनिशिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की, जिसको डिफॉल्ट रिस्क के तौर पे भी समझा जाता है। जब कोई पैसा मार्केट से उठाता है, बॉन्ड इशू करता है या लोन लेता है तो वो प्रॉमिस करता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करेगा। लेकिन क्रेडिट रिस्क के केस में क्या होता है कि जब बोरोवर या इशूअर ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं। दो सिचुएशंस होती हैं, एक इशूअर पेमेंट करता है लेकिन डिले से करता है, यानी कि वो लेट पेमेंट करता है। दूसरे की बात करी जाए, इशूअर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं चुका पाता है तो उसको हम डिफॉल्ट कहते हैं। दोनों ही एक क्रेडिट रिस्क के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क या प्राइस रिस्क की। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क वो पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टर्स को लॉस हो क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो गई है। ये रिस्क दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करती है, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो किसी स्पेसिफिक कंपनी या सेक्टर्स को अफेक्ट करती है। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो पूरे मार्केट या इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। इसे डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस नहीं करा जा सकता है, इसलिए इसे नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स हो गई, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी आ गई, ग्लोबल इवेंट्स हो गए जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक आया हुआ था, वॉर या रिसेशन के केस में ये रिस्क देखने को मिलता है। एक भी इन्वेस्टर इस रिस्क से बच नहीं सकता है, ये सबको इफेक्ट करके जाता है। वहीं अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करी जाए तो अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो स्पेसिफिक कंपनी या सेक्टर्स को अफेक्ट करता है। इसे डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस करा जा सकता है, इसलिए
इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, कंपनी की मैनेजमेंट फेलियर हो गया या प्रोडक्ट फेलियर हो गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कंपनी का स्टॉक है और वो डूब जाए तो बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन अगर 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें से कोई एक कंपनी डूब जाए तो उसका बहुत कम इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क वो रिस्क है जो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट की वजह से बॉन्ड की वैल्यूज में वॉलेटिलिटी लेके आता है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है या गिरने की उम्मीद हो तो बॉन्ड के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यहीं अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या बढ़ने की उम्मीद हो जाती है तो बॉन्ड के प्राइस गिर जाते हैं। सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो पुराना बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न देता है जब रेट्स गिरते हैं, इसलिए उसकी डिमांड और प्राइजेस बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन। बेसिकली एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और कैश। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, टाइम होराइजन कितना है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है। सही एसेट एलोकेशन से रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन के बारे में बात करी जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसमें एलोकेशन फिक्स रखी जाती है बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स के गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन पर। इसमें फोकस होता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करी जाए। फॉर एग्जांपल, इसमें 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड, ये एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है। एक बार आपने इसमें सेट कर दी इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इंटरवल पर रिबैलेंसिंग आप इसमें करते रहते हैं, लेकिन मेजर चेंजेज आप इसमें नहीं करते हो। अब समझते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से एलोकेशंस एडजस्ट की जाती है। ये ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट है। फंड मैनेजर या इन्वेस्टर मार्केट के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट बहुत नीचे आ गई है, करेक्शंस आ गई है, तो टेम्पररीली इक्विटी एलोकेशन बढ़ाई जा सकती है ताकि एसेट्स में ज़्यादा यूनिट्स आ सके। जब मार्केट रिकवरी फेज में होती है तो वापस ओरिजिनल एलोकेशन पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस, सेक्टर्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो पाए। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत तब आती है जब आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो, एक जगह सारे कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हो, किसी एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर नहीं लेते हो या ज़्यादा स्टेबल रिटर्न्स अचीव करना ओवर टाइम में आप चूज करते हो। मार्केट वॉलेटिलिटी को भी आप इससे कम कर सकते हो। फेमस कोट आपने याद सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। यही एक डाइवर्सिफिकेशन का कोर आइडिया आता है। अब बात करते हैं बिहेवियरल बायसनेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टर सिर्फ नंबर से डिसीजन नहीं लेते हैं, इमोशनल भी बहुत रोल प्ले करता है। यहाँ पे सबसे डोमिनेंट इमोशंस की बात करी जाए तो फियर, ग्रीड और होप मानी जाती है। चलिए देखते हैं कौन से कॉमन बायसनेस होती है। पहला, कंफर्मेशन बायस, यानी कि लोग अपनी ऑलरेडी हेल्ड बिलीव्स और व्यूज़ को कंफर्म करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करते हैं। यानी पहले डिसीजन ले लेते हैं, फिर डेटा ढूंढते हैं जो उनके डिसीजंस को सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदेंगे। अब आप सिर्फ वो न्यूज़ देख रहे होगे जो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हो, यानी कि आप किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज़ उसके रिगार्डिंग नहीं सुन रहे होगे या नहीं देख रहे होगे। दूसरी, फेमिलियरिटी बायस की बात करी जाए तो लोग वही चीज़ें प्रेफर करते हैं जो उन्हें फेमिलियर लग रही है, जानी पहचानी लग रही हो। इन्वेस्टर सिर्फ उन कंपनीज या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें पहले से पता है। प्रॉब्लम ये है कि ये मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन से रोकती है और बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने नहीं देती। फॉर एग्जांपल, एक आईटी कंपनी में काम करने वाले शख्स मोस्टली सिर्फ आईटी सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बैंकिंग, फार्मेसी ऐसे सेक्टर्स में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। अब बात करते हैं हर्ड मेंटालिटी। आप सब जानते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, इंसान एक सोशल प्राणी है। हर्ड मेंटालिटी में इन्वेस्टर्स वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अगर सबकी देखा देखी कोई शेयर खरीद रहे हैं तो वो आप भी बिना सोचे समझे उसी शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं।
ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि जब मार्केट क्रैश होती है तो सब बेच भी साथ में रहे होते हैं और बड़ी लॉस भी देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करी जाए तो 2021 में क्रिप्टो बूम के टाइम पे बहुत लोगों ने सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनके दोस्त कर रहे थे बिना अंडरस्टैंडिंग के। अब बात करते हैं लॉस एवर्जन यानी नुकसान का डर। लॉस एवर्जन ये एक्सप्लेन करता है कि लोग लॉसेस से इतना डर जाते हैं कि वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देते हैं। रिसर्च कहता है कि लॉस का पेन इक्विवेलेंट है गेन की खुशी से 2 गुना ज़्यादा, यानी 1000 का लॉस इंसान को उतना दुख देता है जितना 2000 का गेन खुशी देता है। इस डर की वजह से लोग सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं करते और अच्छे अपॉर्चुनिटीज से दूर रह जाते हैं। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि ज़्यादा आत्मविश्वास। इस बहस में लोग अपनी एबिलिटी से जजमेंट को रियलिटी से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। वो मानते हैं कि वो दूसरे से बेटर इन्वेस्ट करते हैं जबकि सच अलग हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ऑफन एवरेज से बुरा रिटर्न पाते हैं। अब बात करते हैं रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस में लोग रिसेंट इवेंट्स को हिस्टोरिकली इवेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। जो हाल ही में हुआ है वो डिसीजन पर ज़्यादा असर करता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो अगर मार्केट पिछले 1 से 2 महीने से गिर रही है तो लोग मान लेते हैं कि मार्केट हमेशा गिरती रहेगी और सब कुछ बेच देते हैं, जबकि हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट रिकवरी जनरेट करके देती है। ये चीज़ दोनों ही साइड्स पे अप्लाई होती है। अगर मार्केट रिसेंटली बहुत ऊपर गई है तो लोग मान लेते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही होगी। अब बात करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग एक प्रोसेस है जो 3 चीज़ों से आइडेंटिफाई करती है। पहला, नीड टू टेक रिस्क, यानी कि रिस्क लेने की ज़रूरत कितनी है। क्या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। दूसरा, एबिलिटी टू टेक रिस्क, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं और कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की इच्छा कितनी है, साइकोलॉजिकली कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सा इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या एग्रेसिव कैटेगरी में आता है और इसके बेस पर सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं। और इसके साथ चैप्टर 1 द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इंश्योर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें क्योंकि यही फाउंडेशन है पूरे NISM एग्ज़ाम की। थैंक यू एवरीवन।